गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 7 पढ़ रहे थे बच्चों, ऊष्मा तथा ताप के बारे में। बच्चों हमें ऊष्मा तथा ताप चैप्टर में 7.3 अवस्था परिवर्तन, हम अवस्था परिवर्तन के बारे में आज पढ़ेंगे। प्रकृति में सभी पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं जो हमें हमेशा गतिमान करते हैं, यानी कि गतिमान रहते हैं। ठोस में अणु अपनी निश्चित स्थितियों पर नियमित क्रम में जमे रहते हैं। तो बच्चों हम ये जितने भी पदार्थ होते हैं प्रकृति में वो सभी अणुओं से मिलकर बने होते हैं, हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, है ना। और हम जानते हैं बच्चों कि जो अणु होते हैं ठोस में बहुत पास पास होते हैं, द्रव में थोड़े दूर होते हैं और गैस में और भी दूर होते हैं, है ना। और ठोस के जो अणु होते हैं वो स्थायी रूप से उनमें आकर्षण बल अधिक होता है, द्रव में आकर्षण बल कम होता है और गैस में और भी कम होता है ना। तो हम ये इसके बारे में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी हम एक बार और पढ़ेंगे। ठोस में अणु अपनी निश्चित स्थितियों पर नियमित क्रम में जमे रहते हैं, है ना। ये अणु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते रहते हैं। अणुओं के बीच आकर्षण, जिसे अंतरा अणु बल कहते हैं। तो बच्चों जो अणुओं के बीच में आकर्षण होता है ना, ये हम आकर्षण को ही क्या कहते हैं, अंतरा अणु बल कहते हैं। वो अपने अंतरा अणु बल के कारण बहुत ही आकर्षित होते हैं, मतलब उनके बीच में आकर्षण होता है ना, के कारण उन्हें अपनी माध्य स्थिति को छोड़ने की स्वतंत्रता नहीं होती। उनके अंतराणुक बल बहुत पास पास होते हैं ठोस पदार्थों के, इनके कारण क्या होता है, जो वो माध्य स्थिति को छोड़ने की उन्हें स्वतंत्रता नहीं होती है। गैस के अणुओं के बीच अंतराणुक बल बहुत कम होता है, ठीक है। गैस के अणुओं के बीच जो अंतराणुक बल होता है वो बहुत कम होता है, अतः वे दूर दूर होते हैं। लगातार गति की स्थिति में रहते हुए वे कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, है ना। गैस के अणु जो होते हैं वो कहीं भी जाने आने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। द्रव के अणु गैस के अणुओं की तुलना में पास पास होते हैं, है ना। द्रव के अणु होते हैं जो उनके अणु गैस की तुलना में पास पास होते हैं, अतः उनके बीच अंतराणुक बल ठोस की तुलना में कम किंतु गैस की तुलना में अधिक होता है। अतः ये अणु द्रव की सीमा के अंदर गति करते हैं, है ना। ये अणु क्या करते हैं, द्रव के सीमा के अंदर गति करते हैं, जो कि ऊष्मा ऊर्जा का रूप है ना। ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का रूप है। गर्म करने पर पदार्थ के अणुओं की ऊर्जा अधिक और गति तेज हो जाती है। जब हम द्रव पदार्थ को गर्म करते हैं बच्चों, तो उनके जो अणु होते हैं या फिर जितने भी पदार्थ होते हैं हम उन्हें गर्म करते हैं तो उनके अणु क्या होती हैं, ऊर्जा अधिक और गति तेज हो जाती है। यही कारण है ऊष्मा लेकर ठोस द्रव में और द्रव गैस रूप में रूपांतरित हो जाती है ना। तो हम देखते हैं बच्चों, जब ऊष्मा लेता है तो ठोस पदार्थ किस रूप में, द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है और द्रव गैस रूप में। तो हम इसका सिंपल सा उदाहरण पानी को लेते हैं, है ना। जब वो ठोस रूप में होता है यानी कि बर्फ के रूप में होता है, जब ऊष्मा बर्फ से उसे द्रव रूप में परिवर्तित होना रहता है तो क्या लेता है, वो ऊष्मा लेता है ना। जब ऊष्मा लेता है तो ठोस रूप से किस रूप में, बर्फ बन जाता है, बर्फ पानी बन जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, द्रव रूप जब पानी बन गया तो जब ऊष्मा लेगा तो वो द्रव गैस रूप में रूपांतरित होता है। तो इस प्रकार से ऊष्मा लेकर कोई भी पदार्थ किस रूप में परिवर्तित होता है, ठोस से द्रव और द्रव से गैस रूप में। इस प्रकार पदार्थ को ठंडा करने पर अणुओं की ऊर्जा कम और गति धीमी हो जाती है। तो जब पदार्थ को हम ठंडा करते हैं बच्चों, तो अणुओं की जो ऊर्जा कम हो जाती है ना। जो अणुओं की ऊर्जा है वो कम हो जाती है और गति भी क्या होती है, धीमी हो जाती है, जिसके कारण गैस द्रव में और द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाती है जब हम पदार्थों को ठंडा करते हैं, ठीक है। ठंडा करने पर गैस द्रव में बदल जाती है और द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है। किस प्रकार से हम देख सकते हैं बच्चों, जब हम द्रव यानी कि पानी को गर्म करते हैं, बहुत अधिक गर्म करते हैं तो वाष्पित होता है
पर जब उस वाष्प को हम ठंडा करते हैं, वाष्प किस रूप में होता है? गैस के रूप में होता है। पर जब हम गैस को उस वाष्पित गैस को ठंडा करते हैं, है ना, वाष्पित पानी को ठंडा करते हैं, तो गैस किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा? द्रव रूप में। यानी कि जो वाष्प है वो फिर से द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है ना। तो ठंडा करने पर गैस द्रव में बदल जाता है, और द्रव किस रूप में बदल जाएगा बच्चों? ठोस रूप में। हम अधिक ठंडा करेंगे तो पानी बर्फ बन जाता है ना। इस प्रकार से जब हम धीमी अणुओं को यानी कि पदार्थों को ठंडा करते हैं तो अणुओं की ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और गति भी धीमी हो जाती है। इस समस्त परिवर्तनों को ही क्या कहा जाता है बच्चों? अवस्था परिवर्तन कहा जाता है ना। उनकी अवस्था में क्या होता है? ऊष्मा वो लेते हैं तो भी परिवर्तन करते हैं, और ऊष्मा कम होता है उनका, यानी कि ठंडा करने पर भी वो अवस्था परिवर्तन करते हैं। तो बच्चों इसे क्रियाकलाप द्वारा भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे बच्चों, अवस्था परिवर्तन का यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। क्रियाकलाप 6 में हम आवश्यक सामग्री में बीकर लेंगे, है ना। ये हमारा क्या है? बीकर है। त्रिपाद स्टैंड लेंगे, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये जो 3 पैर वाला स्टैंड है इसे ही हम त्रिपाद स्टैंड कहते हैं। थर्मामीटर लेंगे, हम ताप मापने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं, ठीक है। जाली लेंगे, जो यहाँ पर लगा हुआ है जाली बच्चों देख रहे हैं। और लेंगे हम बर्फ़ के टुकड़े। तो इस बीकर में हम क्या डाले हैं? बर्फ़ के टुकड़े डाले हैं। कांच की छड़ लिए हैं, है ना। ये क्या है? हाथ में कांच की छड़ है। और गर्म करने का साधन, हमें क्या करना है? इस बीकर में डले हुए जो बर्फ़ के टुकड़े हैं इससे ऊष्मा देना है ना। यानी कि गर्म करने का साधन लेंगे, हम गर्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बर्फ़ लगभग 300 ग्राम, यानी कि 300 ग्राम का होना चाहिए, जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बीकर में डालिए। तो 300 ग्राम बर्फ़ को हम क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर डालेंगे। उसे त्रिपाद स्टैंड पर जाली के ऊपर रखकर गर्म कीजिए। तो इस प्रकार से हम जाली के ऊपर, त्रिपाद स्टैंड के ऊपर जाली रखें और जाली के ऊपर हम बीकर रख दिए हैं, ठीक है। प्रत्येक मिनट के पश्चात सारणी 7.1 में उनका ताप लिखिए। इस दौरान कांच की छड़ से बर्फ़ को हिलाते रहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम गर्म करते रहेंगे और कांच की छड़ से हम उस बर्फ़ को हिलाते रहेंगे और गर्म करते रहेंगे, है ना। और हम क्या करेंगे? सारणी 7.1 में हम इनका तापमान को भी लिखेंगे। सारणी 7.1 में हम देखते हैं बच्चों, समय को हम नोट कर लेंगे, ठीक है। और पदार्थ की अवस्था को भी नोट करते जाएंगे और ताप को भी हम नोट करते जाएंगे, है ना। तो 0 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट में हम देखते हैं पदार्थ की अवस्था। 0 मिनट में तो ठोस होती है, पर 1 मिनट बाद क्या होती है? ठोस तथा कुछ द्रव। फिर ठोस तथा कुछ द्रव 2 मिनट में। इसी प्रकार से हम 3 मिनट में नोट करेंगे, 4 मिनट में, 5 मिनट में, और तापमान को लिखेंगे। तो हम देखते हैं बच्चों की 2-3 मिनट तक क्या है? तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर ही है। तो देखिए, हमने देखा कि जब तक संपूर्ण बर्फ ना पिघल जाए ताप 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है ना। यानी कि बीकर में जो हम लिए थे बच्चों बर्फ़ के टुकड़े, जब तक वो संपूर्ण बर्फ़ के टुकड़े यानी कि पूरे बर्फ़ के जितने भी टुकड़े हैं वो पूरे नहीं पिघल जाते, है ना, तब तक क्या होते हैं? जो तापमान है बर्फ़ का 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहता है, ठीक है। चित्र 7.7 बर्फ पिघलने के दौरान, है ना। जब बर्फ पिघलने के दौरान बर्फ को दी गई ऊष्मा कहाँ गई, है ना। जब हम बर्फ को क्या देते हैं? ऊष्मा देते हैं, तभी वो पिघलती है। तो क्या होता है? पिघलने के दौरान बर्फ को दी गई ऊष्मा कहाँ गई? वह ऊष्मा बर्फ के अवस्था परिवर्तन हेतु व्यय हुई, या यह कहें कि ऊष्मा बर्फ के अंतरा अणु बल को कमजोर करने में व्यय हुई, यानी कि खर्च हो गई, है ना बच्चों। क्या होता है? जब हम बर्फ को ऊष्मा देते हैं, है ना, गर्म करते हैं, तो वो पिघल जाता है बर्फ, है ना। जब बर्फ पिघल जाता है तो
वो बर्फ़ क्या होता है, पिघलने के दौरान बर्फ़ की जो ऊष्मा होती है ना, ऊष्मा यानी कि जब हम उसे छूकर देखते हैं, स्पर्श करके देखते हैं, तो वो उस सामान्य द्रव का जितना टेम्परेचर होता है उतना होता है, यानी कि वो गर्म नहीं होता है। तो हम कहेंगे जब पिघलती है तो पिघलने के दौरान ऊष्मा कहाँ जाती है ना, कहाँ चली गई, तो वह ऊष्मा क्या कहाँ चला जाता है बच्चों, बर्फ़ के अवस्था परिवर्तन में। जब बर्फ़ से वो द्रव रूप में परिवर्तित होता है तो उसी परिवर्तन हेतु क्या होती है, व्यय हुई होती है, यानी कि खर्च हो जाती है ऊष्मा, है ना। और यह भी कह सकते हैं हम कि ऊष्मा बर्फ के अंतराणु बल को क्या कर देते हैं, कमजोर करने में वे व्यय हो जाती है, यानी कि खर्च हो जाती है। इस स्थिति ताप को जिस पर कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं, है ना। इस निश्चित ताप पर जिस पर कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से किस अवस्था में, द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। जैसे कि बर्फ ठोस अवस्था में होता है बच्चों, और ठोस से फिर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, गलनांक कहते हैं। क्योंकि बर्फ गलता है तभी तो वो द्रव रूप में आता है, तो उस स्थिति को हम गलनांक कहते हैं। इस विपरीत द्रव एवं निश्चित ताप पर ही ठोस रूप में परिवर्तित होता है। इस दौरान ऊष्मा निकालने पर भी ऊष्मा ताप स्थिर रहता है, जो उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। तो बच्चों हम हिमांक किसे कहेंगे, इसके विपरीत यानी कि इसके उल्टा द्रव एक निश्चित ताप पर ही ठोस रूप में परिवर्तित होता है। एक निश्चित ताप पर जो पानी होता है वो किस रूप में बदल जाता है, ठोस रूप में, है ना, यानी कि बर्फ के रूप में। तो इस दौरान ऊष्मा निकलने पर क्या होता है, जब वो द्रव रूप में होता है तो द्रव से जब ठोस रूप में बदलता है तो ऊष्मा क्या होता है, निकलता है ना। तो ऊष्मा निकलने पर ऊष्मा निकालने पर क्या होता है, ताप स्थिर रहता है, जो उस पदार्थ का क्या कहलाता है बच्चों, हिमांक कहलाता है ना। क्योंकि ऊष्मा निकलता है और द्रव से वो ठोस रूप में बदलता है, वही यानी कि जमना, बर्फ का जमना ही हम क्या कह सकते हैं, हिमांक कहलाता है ना। देखेंगे किसी ठोस को उसके गलनांक पर ऊष्मा देने पर वह द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है, जबकि उस द्रव में से उसी ताप पर उतनी ही ऊष्मा निकालने पर या निकाल लेने पर वह ठोस बन जाता है। यानी कि ऊष्मा देंगे तो वो बर्फ से द्रव के रूप में परिवर्तित होगा, और हम उतना ही ऊष्मा को हम फिर से निकाल लेंगे, है ना, तो वो द्रव रूप से फिर से ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठोस बन जाता है। ठीक है। किसी पदार्थ का गलनांक और हिमांक सदा बराबर होता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ का गलनांक और हिमांक क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि हम जितना ऊष्मा देते हैं वो गलता है, और उतना ही ऊष्मा को हम जब निकालते हैं तो फिर से वो हिमांक के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जम जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, गलनांक और हिमांक हमेशा बराबर होता है। जैसे जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाए तो वह जम जाता है, और बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो वह क्या होता है, पिघल जाता है ना। अब हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर सारणी 7.2 है ना। हम क्रमांक देखेंगे 1 2 3 4, जिसमें पदार्थ का नाम दिया हुआ है। पहला है पदार्थ का नाम पारा, फिर बर्फ है, शीशा है और सोना है, जिसमें इन सभी पदार्थों का हम देखेंगे गलनांक और हिमांक देखेंगे, है ना। तो पारा को देखेंगे हम -39 डिग्री सेल्सियस देखेंगे, यानी कि 39 डिग्री सेल्सियस। ऋण चिन्ह दर्शाता है कि यह ताप क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस कम है ना। 39 डिग्री सेल्सियस कम है, किससे कम है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी 39 डिग्री सेल्सियस कम है, इसलिए ऋण चिन्ह को दर्शाता है। अब हम देखेंगे बच्चों बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का होता है ना। और शीशा का 327 डिग्री सेल्सियस, है ना। और सोना का 163 डिग्री सेल्सियस, है ना।
तो बच्चों हम इसे 1063 या फिर 1063 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर उपरोक्त क्रियाकलाप में यदि हम जल को बहुत देर तक गर्म करते हैं तो उसका ताप तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि वह उबलना प्रारंभ न कर दे। इस समय जल वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। यदि इसके बाद भी जल को गर्म किया जाए तो ताप और अधिक नहीं बढ़ता, है ना। हम उपरोक्त क्रियाकलाप में यदि हम जल को क्या करें बच्चों, बहुत देर तक गर्म करते हैं, है ना, यानी कि हम द्रव को ताप देंगे, वो बहुत देर तक गर्म होगा तो क्या होता है, उसका ताप तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि वह उबलना प्रारंभ ना कर दे। तो बच्चों हमें पता है कि पानी कब तक कितने ताप पर उबलना स्टार्ट हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वो उबलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस समय जल वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। तो जब हम क्या करते हैं और अधिक ताप देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो गर्म होकर उबलने लगता है और उबलने के पश्चात क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। यदि इसके बाद भी जल को क्या किया जाए, गर्म किया जाए तो ताप और अधिक नहीं बढ़ता है, ठीक है। वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है तथा अपनी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसका क्या कहलाता है, वह क्वथनांक। तो बच्चों हम हिमांक और गलनांक पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ रहे हैं, क्वथनांक। तो वह ताप जिस पर कोई द्रव यानी कि कोई भी द्रव या पानी ले लेते हैं तो पानी उबलने लगता है तथा अपनी द्रव अवस्था से किस रूप में, गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, यानी कि वो वाष्पित होने लगता है, ठीक है। जब वो वाष्पित होने लगता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहलाता है। वही क्या कहलाता है, क्वथनांक। इस ताप पर कोई वाष्प, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, इस ताप पर कोई वाष्प अपनी द्रव अवस्था में संघनित होता है। संघनित मतलब आप लोग समझ सकते हैं, कोई भी वाष्प क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है ना, संघनित होता है, अतः उसे संघनन बिंदु भी कहा जाता है। जैसे ठोस, है ना, ठोस किस रूप में पिघलता है, ठीक है, पिघलता है तो द्रव रूप में, और जब द्रव जमता है तो फिर से ठोस रूप में आ जाता है। और द्रव जब वाष्पित किए जाते हैं, द्रव वाष्प होता है तो गैस के रूप में, और गैस फिर से संघनन होता है, इकट्ठा होता है और फिर से ठंडा करने पर द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है ना। तो भिन्न भिन्न द्रवों के क्वथनांक यानी कि अलग अलग द्रवों के क्वथनांक भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। कुछ पदार्थों के क्वथनांक नीचे सारणी में दिए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर कुछ पदार्थों के देखेंगे बच्चों, कुछ पदार्थों के क्वथनांक को। तो यहाँ सारणी 7.3 में पदार्थ का नाम दिया हुआ है, पानी, पारा, जस्ता और तांबा। तो पानी का क्वथनांक कितना होता है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। पारा का कितना होता है, 357 डिग्री सेल्सियस यानी कि 357 डिग्री सेल्सियस। जस्ता का 907 डिग्री सेल्सियस यानी कि 907 डिग्री सेल्सियस। तांबा का यहाँ पर आप लोग देखिए 2336 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप लोग कह सकते हो 2336 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं जो क्वथनांक है सबसे अधिक किसका है, हम देखते हैं कि सबसे अधिक क्वथनांक किसके लिए, तांबा के लिए। तांबा का कितना होना चाहिए, 2336 डिग्री सेल्सियस पर इनके क्वथनांक हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में सबसे कम किसका है बच्चों, पारा का क्वथनांक। ये इनकी पारा का क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस है ना। इस डिग्री पे इनका क्वथनांक क्या होता है, ये वाष्पित होने लगते हैं, है ना। अवस्था परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हम देखेंगे फर्स्ट में है, खोलते समय जल को दी गई ऊष्मा उसके भाप में शामिल हो जाती है। खोलते समय, है ना, जब पानी बॉईल होता है ना, खौलना, तो खोलते समय हम उसे खौलना कहते हैं, या फिर
बॉईल कर रहा है कह सकते हैं, उबलना भी कहते हैं और खौलना भी कहते हैं। ठीक है, तो खौलते समय जल को दी गई ऊष्मा उसके भाप में शामिल हो जाता है। यही कारण है कि भाप से जलना खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक कष्टदायी होता है। तो बच्चों, जब पानी उबलने लगता है तो दी गई ऊष्मा जो होता है, हम जो ऊष्मा देते हैं तो उसके भाप में वो शामिल हो जाते हैं। वो ऊष्मा क्या होते हैं, किस में शामिल हो जाते हैं, उस भाप में शामिल हो जाते हैं। यही कारण है कि भाप से जलना, यानी कि खौलते पानी से आप जलोगे तो शायद उतना कष्ट नहीं होगा जितना कि भाप से जलोगे तो कष्ट होता है ना। यानी कि भाप से जलना खौलते पानी के जलने से यानी कि खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक कष्टदायी होता है। अब हम देखेंगे शरबत में बर्फ़ का टुकड़ा डालने पर क्या होता है ना। तो शरबत में बर्फ़ का टुकड़ा डालने पर वह अधिक ठंडा हो जाता है, क्योंकि बर्फ़ अवस्था परिवर्तन के लिए शरबत से अधिक ऊष्मा ले लेता है। ठीक है, जब हम बर्फ़ में शरबत में हम बर्फ़ को डालते हैं तो जो शरबत होता है और अधिक ठंडा हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, बर्फ़ क्या करता है, अवस्था परिवर्तन के लिए जो बर्फ़ में उपस्थित ऊष्मा होती है, उस जो शरबत में उपस्थित ऊष्मा होती है उसे वो बर्फ़ ले लेता है ना। अब देखिए, ओले गिरने के बाद वायुमंडल का ताप बहुत कम हो जाता है। जब ओला गिरता है तो हम जानते हैं कि हमारा जो वायुमंडल का तापमान होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि ओले पिघलने के लिए क्या करते हैं, ऊष्मा वायुमंडल से ले लेते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारा वायुमंडल क्या होता है, थोड़ा गर्म होता है। तो जब ओले गिरने लगते हैं तो वो ओले क्या होते हैं, पिघलने के लिए वो ओले हमारे वायुमंडल में उपस्थित ऊष्मा को ले लेते हैं। इस कारण से हमारा वायुमंडल भी ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो ऊष्मा को ले लेते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे 7.4 ऊष्मा से रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन। अब हम देखेंगे बच्चों ऊष्मा से रासायनिक और जैविक परिवर्तन। तो अनेक रासायनिक परिवर्तन ऊष्मा देने पर ही संभव होते हैं, है ना। अनेक रासायनिक जो परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, तो वो किस कंडीशन में रासायनिक परिवर्तन होता है, जब हम उन्हें ऊष्मा देते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा देने पर ही अनेक रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, संभव हो पाता है। जब लोहे के छीलन को गंधक के चूर्ण के साथ मिलाया जाता है, आप लोग जानते हैं गंधक को सल्फर कहते हैं, है ना। तो लोहे के जो छीलन होती हैं उन्हें हम गंधक के चूर्ण के साथ मिला देते हैं तो कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है। जब इसे हम गर्म करते हैं या गर्म किया जाता है तब लोहे का सल्फाइड बनता है। ठीक है, इसी प्रकार पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ही ऑक्सीजन बनती है। यानी कि बच्चों, हम कह सकते हैं कि जो लोहे के छीलन और गंधक के चूर्ण आपस में उन्हें मिलाया जाता है तो उनके बीच में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, पर जब हम इसे ऊष्मा देते हैं, ताप देते हैं, तो ये क्या होते हैं, क्रिया, इनके बीच में क्रिया होती है और ये क्रिया करने के पश्चात सल्फाइड बनाते हैं ना। इसी प्रकार से हम पोटेशियम क्लोरेट को देखेंगे। पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम परमैंगनेट को हम जब मिलाते हैं तो इनके बीच में कोई क्रिया नहीं होती है, पर जब हम इन्हें गर्म करते हैं तो इनके बीच में क्रिया होती है और ये क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, है ना। इनके बीच में ऑक्सीजन बनती है। अब हम देखेंगे कुछ रासायनिक परिवर्तनों में ऊष्मा उत्पन्न होती है। कुछ ऐसे भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे चूने को पानी में डालने पर। आप लोग देखें हैं बच्चों, जब हम चूने को पानी में डालते हैं तो पानी कैसे खौलने लगता है, उबलने लगता है ना। तो इस क्रिया में क्या होता है, जब चूने को पानी में डालते हैं तो सोडियम को पानी में डालने पर यह गंधक के अम्ल को पानी के साथ मिलाने पर ऊष्मा से रासायनिक परिवर्तन के साथ ही साथ जैविक परिवर्तन भी होते हैं। ठीक है बच्चों, हम सभी जानते हैं कि गर्मियों में दूध और अन्य भोज्य सामग्री जल्दी खराब हो जाते हैं ना। गर्मी के दिनों में हम देखेंगे दूध होता है या फिर कोई भी खाने की सामग्री होती है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। इन्हें खराब करने वाले जीवाणु अधिक ताप, यानी कि इनके जीवाणु अधिक ताप 30 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस
यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस पर अधिक सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, इतना तापमान पे वो क्या होते हैं, अधिक सक्रिय हो जाते हैं, जिनके कारण से उसे खराब कर देते हैं। जो कि क्या होता है, इतना डिग्री सेल्सियस पे वे अधिक सक्रिय होते हैं, इस कारण से वे उन पदार्थों को खराब कर देते हैं, भोज्य पदार्थों को, दूध को। ठीक है, परंतु यदि इन पदार्थों को 60 डिग्री सेल्सियस यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक ताप पर गर्म किया जावे तो जीवाणु क्या होते हैं बच्चों, मर जाते हैं। इसलिए गर्मियों में दूध को खराब होने से बचाने के लिए कई बार उबालने की आवश्यकता होती है। फल, दूध और भोजन आदि को खराब होने से बचाने के लिए उसे रेफ्रिजरेटर में न्यून ताप पर, रेफ्रिजरेटर जिसे हम फ्रिज भी कहते हैं, ठीक है बच्चों, तो रेफ्रिजरेटर में न्यून ताप पर रखा जाता है, क्योंकि कम ताप पर भी जीवाणु मर जाते हैं। यानी कि बच्चों, हम जीवाणु को मारने के लिए, जिस भी भोज्य पदार्थ या दूध में क्या पाया जाता है, जीवाणु पाए जाते हैं, तो यदि हमें उन जीवाणुओं को खत्म करना है, मारना है, तो क्या करेंगे, या तो उन पदार्थों को बहुत अधिक ताप देंगे, बहुत अधिक गर्म करेंगे, जिससे वो ताप के कारण जीवाणु मर जाएंगे, या फिर हम क्या करेंगे, उनका तापमान बहुत कम कर देंगे, है ना, जिनके कारण से भी जीवाणु मर जाते हैं। तो तापमान कम करने पर भी जीवाणु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में तापमान बहुत कम होता है, जिनके कारण से जीवाणु सक्रिय नहीं हो पाते हैं और मर जाते हैं, जिससे कि हमारा सामान या भोज्य पदार्थ हम जब रखते हैं रेफ्रिजरेटर में तो वो खराब नहीं होता। स्तनधारी कोशिकाओं में वृद्धि 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस पर तथा पक्षियों के लिए यह ताप 40 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस होता है। यही कारण है अंडों के विकास के लिए उन्हें सेने की आवश्यकता होती है ना। हम जानते हैं बच्चों कि जो स्तनधारी है ना, जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, ऐसी स्तनधारी कोशिकाओं में, है ना, हमारा शरीर क्या कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जो स्तनधारी कोशिकाओं में वृद्धि कितने डिग्री सेल्सियस पर होती है बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस पर होती है ना। पर क्या होता है, हम पक्षियों के लिए ये ताप अधिक चाहिए होता है, कितना, 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यही कारण है अंडों की विकास के लिए, है ना, अंडों की विकास के लिए उन्हें क्या करने की ज़रूरत होती है, सेने की, है ना, वो सेकने हैं। हम जानते हैं जो पक्षी होते हैं वो अपने अंडों को क्या करते हैं, सेते हैं, है ना, तो इसे सेने की आवश्यकता होती है, कह सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसका आंसर आप लोगों को होमवर्क में देना है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है, किसी पदार्थ का पिघलना और जमना यानी कि हिमीकरण एक ही ताप पर क्यों होता है। तो इसका आंसर आप लोग देंगे कि एक ही ताप पर क्यों होता है, जो पिघलना और जमना, हिमीकरण एक ही ताप पर क्यों होता है। और सेकेंड क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि गर्मियों में चिकनी काली मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा नहीं होता, जबकि लाल मिट्टी के छोटे छोटे छिद्रयुक्त घड़े में पानी ठंडा हो जाता है, क्यों। बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग रहने देना, आप लोग ये फोर्थ क्वेश्चन को बनाना और फर्स्ट क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन में है, दूध को फटने से बचाने के लिए गर्मियों में उसे कई बार गर्म करना पड़ता है या रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है, क्यों। तो ये हम अभी पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में आप लोग बताएंगे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, ये 2 क्वेश्चन मात्र आप लोग होमवर्क में लिखकर बताएंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।